क्वेश्चन है pediatric early warning score of was 3. Observe next step should be. एक pediatric early warning score नाम की स्केल होता है जिसका हम यूज करते हैं पर्टिकुलर क्या जाने के लिए आपका एज इमरजेंसी कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। किस कंडीशन में? आपका इमरजेंसी कंडीशन में इसका यूज होता है। तो यहाँ पे जो स्कोर दिया गया है वो दिया गया 6, आपका सॉरी आपका 3 दिया गया है। तो अगर हम स्कोर की बात करें तो पीडियाट्रिक अर्ली वार्निंग स्कोर सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आप 3 से 4 चीजों को हम यहाँ पॉइंट आउट करते हैं। पहला हम देखते हैं चाइल्ड का बिहेवियर, ठीक है। इसको स्कोर जो है आपका 0, 1, 2 और 3, इन 4 चीजों में क्या किया गया है, स्कोर को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा कौन सा? बिहेवियर, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट होता है आपका कौन सा? आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तीसरा रहेगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। चौथा हो जाता है अदर, और आपका लिस्ट आपको टोटल स्कोर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल में आपको दिया गया क्या? आपका 3। तो देखना यहाँ पॉइंट जो दिया गया आपका 3 के अंदर, वहां पे क्या दिया गया आपका? ये इमीडिएटली ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट मींस ये रहेगा कि मान के अगर हम देखें कि 3 कब आएगा, अगर देखो स्कोर की बात करते हैं तो बिहेवियर क्या रहेगा? प्लेइंग एप्रोप्रिएट स्लीप। अगर चाइल्ड प्रॉपर स्लीपिंग में है, वो सो रहा है, तो 0 नंबर देंगे। अगर दूसरा रहेगा आपका अगर इरिटेबिलिटी बट कंसोलेबल, मतलब वो थोड़ा इरिटेबल है, उसमें हम क्या देंगे? आपको +1 देंगे। +2 किस में देंगे? इरिटेबल एंड इनकंसोलेबल, रेस्टलेस और पेन, इसमें क्या देंगे? हम +2 देंगे। +3 किस में देंगे? लेथार्जिक, कंफ्यूजन, रिड्यूस रिस्पॉन्स ऑफ वॉइस एंड पेन, इसमें क्या देंगे? आपको +3 देने वाले हैं स्कोर। नेक्स्ट हम दूसरा कंपोनेंट की बात करेंगे, इसमें क्या देंगे? आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को असिस्ट किया जाएगा। यहां हम देखेंगे आपका कि बेबी का जो बॉडी है पिंक है क्या, ठीक है। और कैपिलरी रिफिलिंग जो टाइम है वो आपका 1 से 2 सेकंड है क्या। अगर ये इसको लगा के आपका 0 में हम देंगे पेशेंट, मतलब बच्चा अच्छा खासा आपका हेल्दी है। अगर हम बात करेंगे +1 की, अगर क्या है, बच्चा अगर पेल और कैपिलरी रिफिलिंग टाइमिंग आपका 3 सेकंड है, तो क्या आएगा आपका? +1। अगर यहीं पे क्या हो जाएगा, बेबी अगर क्या रहेगा? ग्रे है और कैपिलरी रिफिलिंग टाइम आपका 4th हो गया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका +2। और आपका लास्ट क्या रहेगा? अगर बेबी जो है आपका ग्रे कलर का है, ठीक है, मोटाइल है, एंड कैपिलरी रीफिलिंग जो टाइम है वो अगर आपका 5 सेकेंड और उससे ज्यादा अगर दिखाई दे रहा है, क्या आएंगे वहां पे? +3। तो यही सब स्कोर को देख के हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर हम टोटल स्कोर निकालते हैं। अगर स्कोर लेस देन 2 पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे? एज ए लो पॉइंट बोलेंगे। अगर स्कोर क्या रहेगा आपका 3 to 4 पॉइंट में, क्या बोलेंगे उसको? इंटरमीडिएट बोलेंगे। अगर यही पॉइंट अगर 5 आएगा तो हाई पॉइंट के अंदर आ रहा है, और यही अगर पॉइंट +6 में क्या आएगा तो वेरी हाई के अंदर आ रहा है। तो अगर हम बात करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, तो यहाँ क्या दिया गया है आपको? 3 नंबर दिया गया है। तो 3 नंबर में क्या करेंगे? बेबी होस्ट क्या रहेगा आपका यहाँ पे? एज इमरजेंसी कंडीशंस रहेंगे। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? आपका तुरंत क्या करोगे आप? एज इन्फॉर्म करोगे इमीडिएटली आपके डॉक्टर्स को, और क्या करोगे? आपका रिससिटेशन टीम को क्या है आपका इन्फॉर्म किया जाना रहता है। समझ में आया? ये होगा आपको पहला पॉइंट या पहला क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर परफॉर्मिंग इन एमिनोटॉमी, इसका मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन विच इमीडिएट नर्सिंग असिस्टमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट after performing amniotomy, which immediate nursing assessment is most important? एमिनोटॉमी होने के बाद नर्सिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप या असेसमेंट क्या हो सकता है? देखो, एमिनोटॉमी का मतलब क्या होता है? आपका आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन क्यों किया जाता है? क्योंकि जो आपका लेबर की जो प्रोसेस है, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या करने के लिए?
इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पे एमिनोटॉमी परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, एमिनोटॉमी की बात करेंगे तो एमिनोटॉमी के अंदर दो तीन ऐसे पॉइंट रहते हैं जहां से आपको एज अ प्रॉपर एम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूंगा तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, क्या बोलेंगे उसको, अमीनो हुक। क्या किया जाता है आपका, अमीनो हुक नाम का एज हम इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, एज अ यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखना, कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिल सकता है आपका, अगर आप क्या करते हो, रप्चर को मेम्ब्रेन करते हो तो इस कंडीशन में क्या आपको देखने को मिलता है, आपका मोस्ट कॉमन क्या देखने को मिलेगा कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर, आपका अम्लाइकल कॉर्ड प्रोलैप्स। क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं आपका कॉर्ड प्रोलैप्स आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करेंगे तो तीसरा रहता है आपका कौन से कंडीशन में हम एमिनोटॉमी नहीं करते हैं, तो यहां पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगा, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या रहता है, अगर क्या किसी को प्लेसेंटा प्रीविया है, क्या है यहाँ पे, प्लेसेंटा प्रीविया है। ठीक है, या बोल सकते हैं और क्या है आपका अनचेंज या अनडायग्नोसिस ब्लीडिंग अगर हो रहा है, क्या बोल सकते हैं आपका अनडायग्नोसिस अगर ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आपका आर्टिफिशियल रप्चर नहीं करते हैं मेम्ब्रेन को। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर मैं चौथा पॉइंट की बात करूं तो यहां पे आफ्टर प्रोसीजर होने के बाद, आफ्टर प्रोसीजर क्या नर्स को करना है। ठीक है, तो नर्स को प्रोसीजर खत्म होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या आपका, फीटल हार्ट रेट क्या करना, आपका चेक करना। फीटल हार्ट रेट चेक करने का रीजन ये रहता है कि अमीनोटॉमी के कंडीशन के अंदर क्या रहता है, डी एसिलेशन। ठीक है, डी एसिलेशन का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मींस क्या रहता है आपका फीटल हार्ट रेट जो रहेगा आपका वो डिक्रीज होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका फीटल हार्ट रेट को यहाँ पे सबसे पहले चेक किया जाता है आफ्टर एमिनोटॉमी होने के बाद। ठीक है, दूसरा यहां मैंने बताया था कि कॉम्प्लिकेशन के अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, मैंने बोला था भैया कॉर्ड प्रोलैप्स होता है। तो कॉर्ड प्रोलैप्स होने का रीजन ये होता है कि अगर अनएंगेज्ड अनएंगेज फीटस है, मतलब फीटस जो है वो मैटरनल में क्या हुआ, वो एंगेज नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो स्पेस बच जाते हैं उस स्पेस में क्या होता है, आपका कॉन्ट्रेक्शन के समय क्या रहेगा, आपका जो कॉर्ड होता है वो प्रोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, एज अ मोस्ट कॉमन एज अ कॉम्प्लिकेशन होता है क्या आपका यहाँ पे कॉर्ड प्रोलैप्स। तो याद रखना, अगर अनएंगेज अगर फीटस है, फीटस एंगेज नहीं है मैटरनल कैविटी के अंदर, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, आपका कॉर्ड प्रोलैप्स होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये आपका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ही आपको देखने को मिल सकता है। तो मैंने यहां बोला कि पर्टिकुलर कि आपका जो एमिनोटॉमी होता है इसका मीनिंग क्या होता है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हम जानते हैं। इसका यूज क्यों किया जाता है, लेबर के प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया जाएगा, हमने बताया कि भैया हम क्या करते हैं, आपका एमिनो हुक हम यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या मैंने बताया था कि भैया कॉर्ड प्रोलैप्स होने के चांस रहते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं इसके, प्लेसेंटा प्रीविया या अनडायग्नोसिस ब्लीडिंग, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, हम यहाँ पे प्रोसीजर नहीं करने वाले हैं। आफ्टर प्रोसीजर हमारा क्या काम होता है, हम काम करते हैं क्या, आपका फीटल हार्ट रेट को चेक करना। ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या हो सकता है, आपका फीटल हार्ट रेट कम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार तुमसे पूछा जाएगा। अगर यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंस अगर मैं क्वेश्चंस की अगर बात करूं तो वो जो क्वेश्चंस है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और होता है कि इस प्रोसीजर के बाद कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज, कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो एमिनोटॉमी के बाद रिलीज होता है।
नाम जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो याद रखना वो नाम क्या रहेगा आपका, PGF2, ठीक है। और याद रखना, और कुछ अगर दे देगा तो एक और होता है एंड, आपका दूसरा हो जाता है आपका PGF2 अल्फा, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, एज ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है कब, जब हम क्या करते हैं, एज एमिनोटॉमी परफॉर्म किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। चलो समझ में आया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको कौन सा रहेगा, हमारा ये एमिनोटॉमी का आपका प्रोसीजर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, अ पेशेंट हैज सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ 120 m of Hg with heart rate of 50 beat per minute, what will be the shock index। तो इसका शॉक इंडेक्स क्या होगा, ठीक है। तो शॉक इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि शॉक इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। फॉर्मूला, तो शॉक इंडेक्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हार्ट रेट अपॉन सिस्टोलिक बीपी। क्या होता है आपका, हार्ट रेट अपॉन सिस्टोलिक बीपी। तो यहां दिया गया है क्या, आपका जो हार्ट रेट दिया गया है 50 बीट पर मिनट, और सिस्टोलिक बीपी दिया गया है 120 बीट पर मिनट, ठीक है। तो अगर इसको भाग से निकल के आएगा तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा 0.42, क्या मिलेगा आपका 0.42, आपको ये देखने को मिलेगा इस कंडीशन के अंदर। अगर 0.42 अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है आपका नॉर्मल जो रहेगा आपका, वो डिनोट कितना कर रहा है आपका, वो 0.5 को क्या कर रहा है, क्लोजेस्ट कैलकुलेट के अंदर वो आ रहा है, ठीक है, क्लोज है। तो हम यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका, आंसर सी क्या रहेगा आपका, एज शॉक इंडेक्स रहेगा, ठीक है। शॉक इंडेक्स अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, शॉक इंडेक्स का नॉर्मल लेवल कितना होता है। नॉर्मल जो लेवल होता है शॉक इंडेक्स का, वो होता है 0.5 टू 0.7, एज अ नॉर्मल क्या रहेगा आपका, ये शॉक इंडेक्स होता है। अगर इससे अगर अबो होता है, ठीक है, तो अबो होने के कंडीशन में क्या होते हैं, पेशेंट के अंदर क्या, ये हीमोडायनेमिकली क्या हो चुका है आपका, वो कंप्रोमाइज हो चुका है, और ये क्या जा चुका है आपका, ये शॉक के कंडीशन में जा सकता है। कहां जा सकता है पेशेंट आपका, शॉक के कंडीशन में क्या हो सकता है, ये जा सकता है। तो याद रखना, तो शॉक इंडेक्स की मैं बात करूंगा, तो शॉक इंडेक्स निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं आपका, हार्ट रेट यूज करते हैं, प्लस हम क्या उसका सिस्टोलिक बीपी देखा जाता है, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू जो रहेगा वो 0.5 टू 0.7 के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। इससे अगर अब हो गया तो क्या बोलेंगे उसको, शॉक के नाम से चीज को जानेंगे। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है अगले एग्जाम में आपको और ये देखने को मिल जाए, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोल रहा है, अ पेशेंट विथ प्री एक्लेम्सिया is on MgSO4 therapy, which of the follow finding indicate the patient is develop toxicity। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो नॉर्मल जो वैल्यू होता है, नॉर्मल या लेवल होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कितना रहता है, 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ठीक है। इससे अगर अब हो गया, क्या है आपका, अब हो गया, उसमें क्या बोलेंगे आपका, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, तो मैंने बताया था कि हम 3 पैरामीटर देखा जाता है हमको, खासकर आपका मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी के अंदर। पहला पैरामीटर हम क्या देखते हैं आपका, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, दूसरा देखा जाता है रेस्पिरेटरी रेट, और तीसरा देखा जाता है यूरिन आउटपुट,
आउटपुट, क्या देखते हैं हम यहाँ पे, यूरिन आउटपुट। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि भैया सामने वाले क्या एमजी सपोर्ट थेरेपी चल रहा है, विच ऑफ द फॉलो फाइंडिंग इंडिकेट पेशेंट डेवलपिंग टॉक्सिसिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है हमारे, यहाँ पे यूरिन आउटपुट क्या है यहाँ पे कम है। ऑप्शन क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि मान के चलो किसी पेशेंट को क्या है आपका, एक्लेम्सिया है, क्या आपका एक्लेम्सिया है, तो एक्लेम्सिया के कंडीशन में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं बात करूंगा तो क्या रहता है आपको कि एयरवे को क्या करना, मेंटेन करना इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, एयरवे को मेंटेन करना, ठीक है। और अगर सेकंड की बात करें क्या करें, उसको क्या करना है आपको, इंजरी से प्रिवेंट करना है, क्या करना है आपका, इंजरी से प्रिवेंट करना है। और अगर हम तीसरे की बात करेंगे तो क्या करना, उसको हमेशा क्या करना है आपको, साथ में रहना है, ठीक है। छोड़ के बॉर्ड को छोड़ के आपको नहीं भागना है कि भैया सामने वाले को सीजर आ गया तो मैं यहां से भाग दूसरे बुला के ले आऊं। हमेशा क्या करना है, स्टे रखना है पेशेंट के साथ, ठीक है। हमेशा क्या रहना है, अवेलेबल होना है, ठीक है, पेशेंट के साथ। तो यहाँ पे याद रखना कि MgSO4 जो रहता है, हम इसका यूज क्या करते हैं, इज अ ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एक्लेम्सिया, इज अ न्यूरो प्रोटेक्टर ड्रग होता है, ठीक है, जिसका नॉर्मल वैल्यू 4 से 7 मिलीक्वेंट पर लीटर के अंदर होता है। उससे अबो को मैं क्या बोलूंगा, एज अ टॉक्सिसिटी के नाम से जानूंगा। टॉक्सिसिटी के अंदर आपको 3 सिम्टम मेजर आपको देखने को मिलते हैं। पहला होता है डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाता है, यूरिन आउटपुट भी आपका डिक्रीज आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन है, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल में है, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस नॉर्मल में है, फीटल हार्ट रेट भी नॉर्मल में है, क्या नॉर्मल है यहाँ पे, यूरिन आउटपुट आपको यहाँ पे एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बार बार आता, मैंने पिछले क्लास में समझाया था, अभी मैंने बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, a woman undergone going episiotomy suturing complain of severe pain and request analgesic, complain of severe pain and request analgesic. The nurses refuse to provide analgesic and ask the patient to tolerate pain. This behavior by the nurse indicate, इस बिहेवियर का नर्सेस में क्या इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो एक ऑप्शन लास्ट देखते हैं, इसका मतलब है आपका बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस का मतलब ये होता है कि हमेशा क्या करना है, एज अ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, हमेशा बेनिफिट प्रोवाइड करना पेशेंट को, क्या करना, ऑलवेज बेनिफिट प्रोवाइड, ठीक है। यहां पे नहीं हो चीजें। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ अवेयरनेस, नहीं हो सकता, लैक ऑफ ऑटोनोमी, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका नेग्लेक्ट एंड आपका एब्यूज, ये आपका आपका आंसर ये माना गया है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, ठीक, अ पेशेंट इज साइकेट्रिक वार्ड, अ पेशेंट, तो ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, a patient admitted in psychiatric ward with diagnosis of schizophrenia is asked the reason of hospitalization. He say, I have severe abdominal pain. On repeated ask, he say the sum of having abdominal pain. This indication which level of insight, ठीक है। एक पेशेंट है जो एडमिट हुआ है आपके साइकेट्रिक वार्ड में, उसको डायग्नोसिस हुआ है क्या, इसको सीजोफेनिया,
और सी आस्क द रीजन फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, वो पूछ रहा है कि भैया मुझे यहाँ क्यों रखा गया है, जिससे, और वो बोल रहा है आई हैव सीवियर एब्डोमिनल पेन, मुझे बहुत ज्यादा एब्डोमिनल पेन हो रहा है। और ऑन रिपीटेड आस्क से सम हैविंग एब्डोमिनल पेन, बार बार आस्क कर रहा है कि मुझे पेन हो रहा है। दिस इंडिकेट विच लेवल ऑफ इनसाइड, ये कौन से लेवल ऑफ इनसाइड को इंडिकेट करता है? तो ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकेंड, ग्रेड थर्ड, ग्रेड फोर्थ। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर ध्यान रखना, आपको कुछ ट्रिक ध्यान में रखना, याद रखने के लिए कि इनसाइड के कुछ ट्रिक होते हैं। ठीक है, सिजोफ्रेनिया कंडीशन के अंदर वहां होता है आपका डी, डी, बी, ए, आई, टी। डी का मतलब होता है हमेशा क्या करना, डिनाइल करना, कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, मुझे क्या हुआ, अभी कुछ हुआ ही नहीं है, वो कंप्लीट क्या करेगा, वो डिनाइल करेगा। तो वो किस में आ जाएगा, आपको डिनाइल फेज आपका ग्रेड फर्स्ट के अंदर आ जाता है। सेकेंड डी जो रहता है वो करता है, वो डाउटफुल होता है, क्या आपका डाउटफुल रहता है, हाँ मुझे है या नहीं है, कुछ हो गया क्या, नहीं हुआ है, ये क्या था, हमेशा वो डाउटफुल रहता है। ठीक है, बीमारियां हैं, जो बीमारी उसको है उसको स्वीकार करता है कि हाँ मुझे बीमारियां हैं, लेकिन वो हमेशा क्या रहेगा, वो डाउटफुल रहेगा। तो वो किस में आ जाएगा, आपका ग्रेड सेकेंड के अंदर आता है। तीसरा हो रहा है आपका ग्रेड थर्ड के अंदर, क्या रहेगा आपका, उसको हम बोलेंगे आपका ब्लेम अदर, बी से याद रखना, ब्लेम अदर। वो हमेशा क्या करेगा, दूसरे पे ब्लेम करेगा कि तुम्हारे वजह से ही मुझे क्या हुआ है, ये बीमारियां देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये समस्या जो आ रहा है इसका कारण कोई दूसरा ही है। ठीक है, ये हमेशा क्या करेगा, वो ब्लेम करेगा दूसरे के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो एक हो गया आपका कौन सा, बी के बाद ए आ गया। ए का मतलब होता है अवेयर बट डजंट अप्लाई। ठीक है, याद रखना, अवेयर बट डज नॉट अप्लाई। ठीक है, पेशेंट अवेयर है, जान रहा है कि मुझे चीजें कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो क्या करता है पर्टिकुलर कि अपने वो डायग्नोसिस को, ट्रीटमेंट को अप्लाई नहीं करता है। ठीक है, इसमें जाएगा आपका ये ग्रेड फोर्थ के अंदर, इसको एज अ इंक्लूड किया गया है। अगर और लेके जाएंगे तो टी से याद रखना, सॉरी आई से याद रखना, इसका आई होता है, तो आई से याद रखना इंटेलेक्चुअल रहेगा, वो आई से क्या रहेगा आपका इंटेलेक्चुअल रहेगा। और टी से रहेगा आपका क्या, टू इमोशनल इनसाइड, टू इमोशनल इनसाइड। तो यहां पे याद रखना कि भैया क्या सामने वाला, सी हैव सीवियर एब्डोमिनल पेन। ठीक है, दिस इंडिकेट विच लेवल ऑफ इनसाइड। तो यहां पे क्या रहेगा आपका ग्रेड फर्स्ट, वो क्या कर रहा है आपका डिनाइल कर रहा है चीजों को लेकर। ठीक है, तो समझ में आया? तो ये याद रखना कि आपका इन साइड की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे क्या होने वाला है, आपका इन साइड ट्रिक होता है डी, डी, बी, ए, आई, टी, डिनाइल, डाउटफुल, ब्लेम। ठीक है, अवेयर बट क्या रहेगा, डजंट अप्लाई, इंटेलेक्चुअल, और तुम्हारा टू इमोशनल इनसाइड आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, समझ में आया? देखो यहां पे कह रहा हूं रिपीटेड आस्क, इससे सम हैव एब्डोमिनल पेन, वो बार बार पूछ रहा है, उसको विश्वास नहीं हो रहा है, उसको सामने वाले को सीवियर एब्डोमिनल पेन है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपका हमेशा आपका ये ग्रेड फर्स्ट, इसका आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये आपका कौन सा इनसाइड। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ पेशेंट ब्लड शुगर लेवल 48 mg per dl, the patient is suitable, conscious, able to talk, able to take oral fluid, and so sweating and other hypoglycemia symptom. What is the appropriate nursing action? तो इस कंडीशन, एक पेशेंट है जिसका ब्लड शुगर लेवल 48 mg पर डीएल के अंदर है, पेशेंट स्टेबल है, कॉन्शियस है, ठीक है, एबल टू टेक ओरल फ्लूइड, ओरल फ्लूइड भी ले सकता है। ठीक है,
ओरल फ्लूइड ले सकता है, और हल्का सा उसको क्या हो रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, और वो एंड अदर हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स आपको शो हो रहा है पेशेंट के अंदर। तो इस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे? ठीक है, तो क्या रहेगा, व्हाट इज अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कि एडमिनिस्टर्ड 50% डेक्सट्रोज आप दोगे। दूसरा, एडमिनिस्टर्ड फास्ट एक्टिंग ओरल कार्बोहाइड्रेट। तीसरा, एडमिनिस्टर्ड ग्लूकेगॉन इंजेक्शन। चौथा बोल रहा है स्टार्ट इंसुलिन। तो उससे पहले हम जान लेते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया की अगर बात करेंगे तो पर्टिकुलर कि आपका जो नॉर्मल होता है, ठीक है, और मैं बात करूंगा आपका कितना होता है, अगर फास्टिंग देखा कितना होता है आपका 70 to 110, तो नॉर्मल, ठीक है। इससे अगर कम हुआ, ठीक है, तो हाइपोग्लाइसीमिया को तीन टाइप में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है माइल्ड, दूसरा मॉडरेट, तीसरा सीवियर, ठीक है। अगर ग्लूकोज का वैल्यू 60 से 40 mg/dl इज माइल्ड, मॉडरेट 40 to 20 मॉडरेट, और less than 20 क्या रहेगा आपका mg/dl, क्या हो जाएगा आपको, सीवियर कंडीशन को डिनोट करता है। तो इस कंडीशन में अगर सामने वाले को क्या है आपका, अगर मैं कंडीशन देखूं तो वो किसमें आ रहा है, ये कंडीशन आ रहा है किसमें आपका, माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया को डिनोट कर रहा है। तो माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया का अगर मैं बात करूंगा ट्रीटमेंट का, तो इसमें क्या करते हैं हम, ट्रीटमेंट में याद रखना हम देते हैं 5 से 15, ठीक है, ग्राम कार्बोहाइड्रेट ओरल, क्या दिया जाता है, 5 से 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम ओरल देते हैं। और यहीं पे अगर ये मॉडरेट वाला कंडीशन हुआ, ठीक है, तो मॉडरेट में कितना देते हैं हम यहाँ पे 20 to 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ओरल दिया जाता है। अगर यहीं पे अगर मैं बात करूं कि अगर सीवियर हो जाए, क्या हो जाए, अगर वो सीवियर अगर देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो सीवियर की कंडीशन में क्या दोगे, तो सीवियर की कंडीशन में अगर बात करोगे तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सीवियर, हम यहां पे यूज करते हैं इंजेक्शन। क्या यूज करते हैं हम यहां पे, इंजेक्शन। कौन सा, ग्लूकेगॉन, क्या करते हैं, ग्लूकेगॉन करते हैं 1 mg/IM प्लस सबकुटेनियस इंजेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम यहां पे D50 डेक्सट्रोज भी हम क्या कर सकते हैं आपका यूज कर सकते हैं। तो समझ में आया? तो यहां याद रखना ये जो कंडीशन है वो हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन है। कौन सा हाइपोग्लाइसीमिया, माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या करूंगा, पेशेंट को ओरली क्या करूंगा 5 से 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन क्या दिख रहा है यहाँ पे कि भैया ओरल देना है, एडमिनिस्टर्ड फास्ट एक्टिंग ओरल कार्बोहाइड्रेट क्या करना है आपको, देना है। ये आपका कौन सा, आपका ये राइट आंसर रहा खास, ठीक है, समझ में आया? ये हमारा कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट में आ जाते हैं हम अब। नेक्स्ट, a patient is non-verbal restlessness, patient is a non-verbal restlessness and grimacing, which pain assessment स्केल शुड नर्सेज यूज, ठीक है। एक पेशेंट है, ठीक है, जो क्या है आपका नॉन वर्बल रेस्टलेसनेस है। तो नॉन वर्बल में याद रखना, देखो न्यूमेरिकल जो होगा वो वर्बली हो सकता है, हम यूज करते हैं। विजुअल एनालॉग भी हम क्या करते हैं, वर्बली यूज करते हैं, ठीक है। और क्या रहता है आपका वर्बल डिस्क्रिप्शन भी हम यहाँ पे वर्बली यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन वर्बल पेशेंट, हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिहेवियर स्केल का हम क्या करते हैं आपका यूज करते हैं। ये खास किया जाता है आपका नॉन वर्बल पेशेंट में यूज किया जाता है, नॉन वर्बल पेशेंट इसमें करते हैं। नॉन वर्बल पेशेंट में हम क्या करते हैं, मोस्ट कॉमनली इसका यूज किया जाता है।
समझ में आया? ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन यहां पे हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन प्रिपेयर एंटी नियो प्लास्टिक कीमोथेरेपी मेडिसिन एट what level should the nurse hold the drug container to minimize risk of exposure and ensure safe handling? ठीक है, एक नर्सेज है जिसको क्या है आपका कीमोथेरेपी ड्रग प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो यहां पे सबसे सेफ क्या रहेगा, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेसिक देखा जाए तो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है कि बिलो द आई लेवल आपको प्रिपेयर करना है, एट द आई लेवल आपको प्रिपेयर करना है, अबो द हेड लेवल आपको प्रिपेयर करना है, या प्रिपेयर एज अ पॉसिबल सेफ्टी, ये आपको रखना है। तो ध्यान रखना, जो नियो प्लास्टिक ड्रग जो होता है वो क्या है आपका हार्डेजियस ड्रग होता है, मतलब बोल सकती है हार्मफुल इफेक्ट करने वाला ड्रग होता है। क्या आपका ये हार्मफुल इफेक्ट शो करने वाला क्या होता है, ये ड्रग होता है। तो हमेशा याद रखना, ऐसे ड्रग जो क्या करते हैं हार्डेजियस इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट जो शो करते हैं, ऐसे ड्रग को क्या किया जाता है, हमेशा बिलो द आई लेवल हम क्या करते हैं, एज अ प्रिपेयर करते हैं। इसका रीजन ये होता है, ठीक, कि अगर हम लेवल ऑफ आई करें, ठीक है, अगर हम लेवल ऑफ आई प्रिपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्प्लेज होने के चांस रहते हैं। मतलब क्या होगा, ड्रग प्रिपेयर करते करते क्या होता है, कुछ अमाउंट हमारे आई में जाने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, एज अ प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, आपका बिलो द आई लेवल हम क्या करते हैं, इसका यूज किया जाता है। ये ध्यान रखना, जितने भी क्या रहेंगे आपका जो साइटोटॉक्सिक ड्रग जो होते हैं, उन सभी ड्रग को हम क्या करते हैं, बिलो द आई लेवल ही प्रिपेयर किया जाता है, एट द आई लेवल प्रिपेयर नहीं किया जाता। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर ए। रीजन क्या मैंने बताया कि भैया रीजन ये हो सकता है कि जो क्या हो, प्रिपेयर करते समय कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग आपके आंख में चला जाए और वो क्या करे, एज अ हार्मफुल इफेक्ट शो हो जाए। तो हम क्या करेंगे, आपका पहले से प्रिपेयर रहते हैं, आपको बिलो द आई लेवल हम क्या करेंगे, उसको रखेंगे, एज अ प्रिपेयर करेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A 2-year-old child is borrowed to the emergency department and diagnosis with a ear infection. Which nursing action is most appropriate? कौन सा नर्सिंग एक्शन में से मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा? ठीक है, तो फर्स्ट यहां पे प्लेस द चाइल्ड ऑन अपोजिट साइड ऑन अफेक्टेड ईयर। ठीक है, अफेक्टेड ईयर के अपोजिट साइड आपको क्या करना है, पोजीशन देना है। दूसरा, एडमिनिस्टर्ड द एंटीबायोटिक, आपको एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करना है। तीसरा बोल रहा है कि इंस्टिल ड्रॉप वेल द चाइल्ड सिटिंग अपराइट, चाइल्ड को अपराइट सिटिंग मतलब बैठा के उसको क्या करेंगे, उसको आई में ड्रॉप डाल देंगे। चौथा बोल रहा है पुल द पिन्ना बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर फोर्थ। हम क्या करेंगे, आपका जो कान के क्या रहेंगे, जो ईयर के जो पिन्नस क्या करेंगे, उसको आपका बैकवर्ड पीछे की तरफ, और क्या रहा है आपका डाउनवर्ड नीचे की तरफ हम क्या करते हैं, उसको पुल करते हैं। ये जो कंडीशन है ये अप्लाई किया जाता है 3 ईयर चिल्ड्रन में।
अगर 3 साल का चिल्ड्रन है तो उसमें मैं क्या करूंगा, आपका इस वाले बैकवर्ड और डाउनवर्ड प्रोसीजर को अपनाया जाता है। और अगर जो रहेगा वो चाइल्ड जो है, ठीक है, मोर देन 3 ईयर, या बोल सकते हैं अगर एडल्ट है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम यूज करते हैं, ठीक है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। हम क्या यूज करते हैं यहां पे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड यूज किया जाता है। तो याद रखना, अगर हम बात करेंगे ईयर ड्रॉप, अगर किसी चाइल्ड में हम क्या करते हैं, इंस्टिल करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम पिन्ना को बैकवर्ड और डाउनवर्ड क्या करते हैं, हम उसको रोटेट करते हैं। अगर यहीं पे चाइल्ड मोर देन 3 ईयर है या एडल्ट, तो हम क्या करेंगे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे यूज करते हैं, खासकर आपके आई को रोटेट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये अगर बेसिक क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, पेशेंट इज डायग्नोसिस विथ सेप्टिक शॉक। एक पेशेंट है जिसको डायग्नोज हुआ है सेप्टिक शॉक, विच इज द फर्स्ट प्रायोरिटी मैनेजमेंट। तो सेप्टिक शॉक के कंडीशन में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, स्टार्ट इंट्रावेनस फ्लूइड, एडमिनिस्टर्ड एंटीबायोटिक, मॉनिटर एंटी आउटपुट, स्टार्ट वेसोप्रेशन। तो याद रखना, सेप्टिक शॉक के कंडीशन में किसी पर्सन को क्या है, आपका सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इन्फेक्शन कंडीशन में जो हमारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं उनका जो परमिबिलिटी को क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, परमिबिलिटी क्या करता है, वो इंक्रीज कर देता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो फ्लूइड है, ठीक है, उसका क्या होता है, आपका लीकेज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब फ्लूइड लीकेज होता है, क्या होता है, आपका डिक्रीज हो जाता है टिश्यू परफ्यूजन। क्या होता है, टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हो जाता है, और वो कहां चला जाता है, आपका सेप्टिक शॉक में। कहा जाता है पेशेंट आपका सेप्टिक शॉक में चला जाता है। तो याद रखना, अगर किसी पर्सन को सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उस कंडीशन में जो कैपिलरी, जो हमारा ब्लड कैपिलरी परमिबिलिटी क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो उस कंडीशन से क्या होता है, जो फ्लूइड हमारे जो ब्लड वेसल में बह रहे हैं, वो क्या हो जाता है, लीकेज होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका टिश्यू परफ्यूजन कम होता है और वो आपका सेप्टिक शॉक में जा सकता है। तो सेप्टिक शॉक के कंडीशन में याद रखना, हमारा पहला काम क्या होगा, क्या आपका स्टार्ट इंट्रावेनस फ्लूइड। आप क्या करोगे, पेशेंट को इंट्रावेनस फ्लूइड स्टार्ट करोगे। अगर मैं बात करूं एंटीबायोटिक की, ठीक है, तो जो बायोटिक होता है, ठीक है, इसको हम कब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट आफ्टर 1 आवर्स। फ्लूइड देने के 1 घंटे बाद हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक स्टार्ट किया जाता है। एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले, बिफोर, हम क्या करते हैं, आपका सेंसिटिविटी क्या करते हैं, आपका टेस्ट करते हैं। प्लस क्या, इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे कल्चरल करते हैं। ठीक है, ये पता लगाते हैं कि भैया कौन से टाइप का बैक्टीरिया है, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, एज अ एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान समझना, अगर किसी पेशेंट को सेप्टिक शॉक हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना, आपको सबसे पहला काम होता है इंट्रावेनस फ्लूइड, मतलब आईवी फ्लूइड आप दोगे। उसके बाद क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एंटीबायोटिक इज द सेकेंड प्रायोरिटी में दे सकते हो। ठीक है, उसको देने से पहले भी याद रखना है, आपको क्या करना है, सेंसिटिविटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और उसके साथ हम क्या करते हैं, आपका कल्चरल, हम क्या करते हैं, आपका कल्चरल भी किया जाता है आपके बैक्टीरिया का। पता लगाया जाता है भैया कि ये कौन से टाइप का बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो समझ में आया? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम ही है, ये पढ़ लेते हैं। अब 42-year-old male patient is admitted with
sepsis, his blood pressure is 68/40 m of Hg, heart rate is 118 beat per minute, 118 beat per minute, and there is rise serum lactate. According to sepsis management, what should the first and most इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगा? तो मैंने बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन में ही, भैया देखो सामने वाले को यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, स्टार्ट करना है आपको क्रिस्टोलॉइड फॉर हाइपोटेंशन। आपको एनएस ही देना है सामने वाले को, अब कुछ और नहीं दोगे। उसके बाद ही क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एंटीबायोटिक दे सकते हो। तो याद रखना क्या करना है आपको, यहाँ पे एनएस ही देना है, हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करना रहता है। समझ में आया? ठीक, चलो नेक्स्ट बोल रहा है कि विल असीज द मैक्सिलरी साइनस, कि मैक्सिलरी साइनस को असीज करो। तो मैक्सिलरी साइनस कहां पाया जाता है? ठीक है, तो मैक्सिलरी जो साइनस है वो कहां पाया जाएगा, बिलो द चिक, या चिक के बिलो पाया जाता है, या ओवर द नोज ब्रिज, नोज के ओवर पाया जाता है, ब्रिज के ऊपर पाया जाता है, ओवर द टेम्पोरल बोन पाया जाता है, या बिलो द ऑर्बिटल होता है। सॉरी आपका ये ऑर्बिटल है, ठीक है, ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल रीजन में पाया जाता है। तो याद रखना जो मैक्सिलरी जो साइनस होता है वो कहां पाया जाता है हमारा, वो इसको देखो, ये हमारा कौन सा रहेगा आपका, ये हमारा मैक्सिलरी साइनस, ठीक है। ये हमारा हो गया फ्रंटल साइनस, ठीक, ये वाला एरिया। ये हो गया हमारा कौन सा, इथेमॉइड साइनस, ठीक। ये हो गया हमारा कौन सा, मैक्सिलरी साइनस, और ये हमारा कौन सा आपका इफेनॉइड साइनस, ठीक है। तो मैक्सिलरी साइनस कहां पाया जाता है, ये कहां पाया जाएगा आपका, बिलो द ऑर्बिटल रीजन। क्या होता है हमारे यहां पे, मैक्सिलरी साइनस प्रेजेंट होते हैं बिलो द ऑर्बिटल रीजन, ठीक। चलो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक। A primary gravida in active labor is begin monitor. The nurses place her hand on the uterus to assess contraction. How should the duration of each contraction measurement? ठीक है, एक प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल है, एक्टिव लेबर में है, हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। एक नर्स है, वो क्या कर रहा है, अपने हाथ को प्लेस कर रहा है यूट्रस में, ठीक है, और वो कॉन्ट्रेक्शन को असिस्ट कर रही है। तो हाउ शुड ड्यूरेशन ऑफ इच कॉन्ट्रेक्शन मेजरमेंट, तो हम इच कॉन्ट्रेक्शन को कैसे मेजरमेंट करेंगे, कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है इज अ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कॉन्ट्रेक्शन टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट कॉन्ट्रेक्शन। कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और नए काउंट स्टार्ट होगा, तब तक आपको क्या चीज करना है। दूसरा बोल रहा है फ्रॉम द पीक ऑफ वन कॉन्ट्रेक्शन टू द पीक ऑफ नेक्स्ट कॉन्ट्रेक्शन। तीसरा बोल रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ सम कॉन्ट्रेक्शन, बिगिनिंग द एंड ऑफ सम कॉन्ट्रेक्शन। और चौथा बोल रहा है फ्रॉम द एंड ऑफ वन कॉन्ट्रेक्शन टू द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट कॉन्ट्रेक्शन। तो यहां याद रखना हम असिस करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ सम कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एज असिस करते हैं कॉन्ट्रेक्शन को, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट say that he has multiple physical symptoms.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है अ पेशेंट से दैट ही वाज मल्टीपल फिजिकल सिम्टम स्पीड नॉर्मल फाइंडिंग व्हाट दिस कंडीशन। ठीक है, पेशेंट है जो क्या कर रहा है, मल्टीपल फिजिकल सिम्टम शो कर रहा है, तो इस सिम्टम कर, लेकिन ये क्या है आपका एक नॉर्मल कंडीशन है, जब आपका नॉर्मल फाइंडिंग देखने मिल रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। ठीक है, पेशेंट क्या कर रहा है आपका, अगर वो 1 और मोर देन 2 सिम्टम्स अगर शो कर रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब पेशेंट 1 से और 2 से मल्टीपल सिम्टम्स शो करता है और वो फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली क्या करता है, वो बार बार सोचते रहता है चीजों को लेके। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एज अ सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है तुम्हारे को ऑप्शन दिया है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। तो हाइपो जो कॉन्ड्रियासिस वाला जो कंडीशन होता है, ये जो कंडीशन है इसमें क्या होने वाला है आपका, किसको हम लोग बोलते हैं, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। क्या बोला इसको, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। इस कंडीशन में क्या करता है, पेशेंट को यह लगता है कि उसको सीवियर कुछ इलनेस है और वो क्या करता है, बार बार क्या बोलते हैं आपका, बार बार क्या करता है, वो डॉक्टर चेंज करता है। ठीक है, डॉक्टर चेंज करता है और उसका जो रिपोर्ट जो रहेगा आपका वो नॉर्मल आता है। तो इसी को मैं क्या बोलता हूं, डॉक्टर शॉपिंग सिंड्रोम। इसी को हम क्या बोलते हैं आपका, डॉक्टर शॉपिंग सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, डॉक्टर शॉपिंग सिंड्रोम। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे दो कंडीशन याद रखना कि यहां पहला कंडीशन ये है आपका सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। देखो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में क्या होता है, 1 से 2 या 2 से ज्यादा मल्टीपल सिम्टम क्या करता है, वो फिजिकली शो करता है। ठीक है, और अगर हम उसका इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो वो नॉर्मल दिखाई देता है। इसको मैं क्या बोलता हूं, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के नाम से जानता हूं। एक होता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस में क्या होता है, एक प्रकार का एक इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, प्री ऑक्यूपाई, मतलब ये होता है पहले से ये सोच लेता है सामने वाला कि मुझको क्या है, आपका बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, कुछ होने वाला है। इसलिए वो क्या करता है, बार बार एक डॉक्टर से सेकेंड डॉक्टर में क्या करता है, कूदते रहे, यहां से वहां जाते रहता है। तो इसी को मैं क्या बोलता हूं, एज अ डॉक्टर शॉपिंग सिंड्रोम के नाम से जानता हूं। समझ में आया। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे आपका, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर हम लोग क्या बोलेंगे आपका। ठीक, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है अ नर्सेज इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेन इनफॉर्म कंसेंट which include explain the procedure, possible consequence and अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पढ़ते हैं, यहां का ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड सम एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेन द सेशन। जो सेंटेंस दिया हुआ है ये दोनों सेंटेंस क्या है आपका, सही है और उसका रीजन भी सही है। ये पहला ऑप्शन हमको बोलना चाह रहा है। दूसरा बोल रहा है कि एसेशन इज अ ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। जो सेंटेंस दिया हुआ है वो ट्रू है लेकिन जो रीजन बताया गया है वो रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट, ठीक है, इसे बोला गया है क्वेश्चन इज ट्रू बट रीजन डज नॉट करेंटली एक्सप्लेन। ठीक है, जो टॉपिक दिया हुआ है वो सही है लेकिन जो रीजन बताया जा रहा है वो गलत है। और चौथा बोल रहा है बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो यहां याद रखना कि जो टॉपिक जो दिया हुआ है वो सही है बट रीजन जो शो कर रहा है वो यहां पे गलत होता है। तो यहां ध्यान रखना कि जब भी हम बात करेंगे अब क्या, कंसेंट फॉर्म की, क्या बात करेंगे, हमारा कंसेंट की बात करते हैं,
तो जब कंसेंट की बात करते हैं तो कंसेंट के कंडीशन पे क्या होने वाला है आपका, पहला जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर है या जो सर्जन होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं आपका रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, आपका कंसेंट क्या करने के लिए, आपका सिग्नेचर के लिए, ठीक है। तो कंसेंट की अगर मैं बात करूंगा तो जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, और जो सर्जन होते हैं वो क्या होते हैं, एज ए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंसेंट साइन कराने के लिए और प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रोसीजर को आपका एक्सप्लेन करने के लिए क्या है आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। नर्स जो होता है, ठीक है, नर्स क्या रहती है आपका, सिर्फ विटनेस रहती है, विटनेस, कि भैया जो प्रोसीजर डॉक्टर समझा रहा है उसमें क्या रहेगा आपका, या जो कंसेंट साइन करने के आपका नर्स ऐसा विटनेस का काम करती है, वो यहाँ पे कंसेंट साइन नहीं करती है, ना कि वो एक्सप्लेन आपको करना रहता है। अगर कंसेंट की हम बात कर रहे थे, और याद रखना पहला पॉइंट यहाँ पे कि कंसेंट जो होता है वो पेशेंट खुद देता है, पेशेंट ही क्या रहेगा आपका कंसेंट देगा, अगर 18 साल से क्या है आपका अबो है तो, और अगर वो माइनर है तो क्या होगा आपका जो फैमिली मेंबर हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, आपका कंसेंट दे सकते हैं, ठीक है। किसी इमरजेंसी कंडीशन में क्या हो सकता है, माइनर भी कंसेंट दे सकता है, जो माइनर होते हैं, माइनर जो पेशेंट है वो भी क्या हो सकता है आपका कंसेंट क्या कर सकता है, वो प्रोवाइड कर सकता है। उसमें क्या बोलते हैं, उसको हम एसेंट बोलते हैं, उसमें क्या बोले जाते हैं, एसेंट, उसमें क्या बोलते हैं, एसेंट के नाम से उस चीज को हम लोग जानते हैं। ध्यान समझना, यहाँ पे कह रहा है आपका कंसेंट देना हमारा काम नहीं होता, कंसेंट में एज ए विटनेस, एज ए नर्सिंग का काम होता है, और जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपका कंसेंट साइन कराते हैं और प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते हैं। कंसेंट कौन दे सकता है, जो 18 जिसका जो बर्थ है हो सकता है आपका जो 18 प्लस है वो क्या कर सकते हैं, आपका कंसेंट खुद दे सकते हैं, और अगर वो क्या है आपका 18 प्लस नहीं है, माइनर है, तो क्या कर सकते हैं, फैमिली मेंबर कंसेंट दे सकते हैं। स्पेसिफिक कंडीशन में क्या हो सकता है, माइनर भी कंसेंट दे सकते हैं, क्या बोलते उसको एसेंट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। समझ में आया, ठीक है, चलो नेक्स्ट। अ 42 सॉरी अ G2 P1 human in labor previous LSCS so visible horizontal abdominal groove suggesting risk for uterine rupture. What is immediate cause of this finding? एक ग्रेविडर 2 पैरा फर्स्ट ह्यूमन है जो लेबर है, लेबर में है, प्रीवियस एलएसीएस हुआ है और शो कर रही है विजिबल हॉरिजेंटल एब्डोमिनल ग्रूव, सजेस्ट रिस्क फॉर यूट्राइन रप्चर होने के चांस है। व्हाट इज द इमीडिएट तुम्हारा इमिनेंट कॉज ऑफ दिस फाइंडिंग, ठीक है, इस कॉज का क्या फाइंडिंग होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, याद रखना इसको बोला जाता है आपका फिजियोलॉजिकल रोटेटिंग रिंग, या इसी को मैं क्या बोलता है एज अ बंडल रिंग के नाम से जानता हूं। ये क्या बताता है, लेबर के ऑब्स्ट्रक्शंस को बताता है, क्या बताता है ये, लेबर ऑब्स्ट्रक्शन को ये शो करता है। एक रिंग होता है फिजियोलॉजिकल रिंग, ये होगा होता है आपको नॉर्मल रिंग होता है, नॉर्मल रिंग होता है जो ड्यूरिंग लेबर बनता है, जो क्या बनता है आपका ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग लेबर क्या होता है ये बनता है। तो अगर हम बात करेंगे, अगर इमेज में देखें, ये होगा हमारा कौन सा अपर यूट्राइन सेगमेंट, ये हो गया आपका कौन सा लोअर यूट्राइन सेगमेंट, बीच में क्या हो रहा है आपका बंडल्स रिंग बन रहा है, इसी को मैं क्या बोलता है बंडल्स ऑफ रिंग बोलता है, या हम इसको रिट्रैक्टिंग रिंग के नाम से जानते हैं, जो क्या बताता है आपका ऑब्स्ट्रक्शंस को बताता है, बताता है ये ऑब्स्ट्रक्शन को डिनोट करता है। लेकिन जो फिजियोलॉजिकल जो रिंग होते हैं ये क्या बताती है, नॉर्मल लेबर के प्रोसेस को डिनोट करता है। जब क्या होता है हमारा अपर यूट्राइन सेगमेंट लोअर यूट्राइन सेगमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये क्या करता है आपका फोर्सफुली क्या करता है, फीटस को डाउनवर्ड क्या करता है, पुश करता है, ये आपका नॉर्मल आपका यहाँ पे रिंग बन जाता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका फिजियोलॉजिकल रिंग बोलते हैं। और ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ
रिंग्स के नाम से चीज को जानते हैं। यहां पे क्या रहता है, अगर किसी फीमेल को प्रीवियस LACS हुआ है तो मोस्ट कॉमन चांस रहता है क्या बनने का, आपका पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग बनने का चांस सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाता है इस कंडीशन के अंदर। समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient with chronic liver disease develop ascites, which of the follow is not cause, which of the follow is not a cause। ठीक है, एक पेशेंट है जिसको क्रोनिक लीवर फेलियर है, सॉरी क्रोनिक लीवर डिजीज है, डेवलप असाइटिस को डेवलप हुआ है, तो विच ऑफ द फॉलो इज नॉट कॉज, तो असाइटिस होने का इसमें से कौन सा कॉज नहीं है। तो अगर हम पहले की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है इंक्रीज एल्डोस्टेरोन लेवल। तो एल्डोस्टेरोन की अगर बात करता हूं तो एल्डोस्टेरोन जो होते एक टाइप का आपका हार्मोन्स है, कौन रिलीज करता है, ये रिलीज होता है आपका रीनल आप ग्लैंड से। कहां से, आपका रीनल ग्लैंड से क्या होता है, ये रिलीज होता है। जो इसको बोलते हैं आपको, या एड्रीनल ग्लैंड भी बोल सकते हो। कहां से, एड्रीनल ग्लैंड से क्या होता है, ये रिलीज होता है। ठीक है, इसी को मैं क्या बोलता हूं, आप एल्डोस्टेरोन को लोग क्या बोलते हैं, मिलिनो कॉर्टिकॉइड के नाम से भी इसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। इसका जो फंक्शन होता है, ठीक है, अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो पहला काम क्या करता है, ये वाटर प्लस सोडियम इसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, और दूसरा फंक्शन क्या करता है आपका, ये पोटेशियम प्लस H प्लस जो आयंस है इसको क्या करता है, एक्सक्रीटेड करता है। क्या करता है, ये एक्सक्रीट करता है। अगर मैं इसका तीसरा काम की बात करूं तो ये क्या काम करता है, ये वेसो कॉन्ट्रिक्शन करता है, वेसो कॉन्ट्रिक्शंस करता है ये। ठीक है, तो ये कब रिलीज होता है, पर्टिकुलर जब किसी को हाइपोटेंशन अगर हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। लेकिन अभी क्या सामने वाले को आपका लिवर डिसऑर्डर हुआ है, तो लिवर डिसऑर्डर में क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है आपका, ये एल्डोस्टेरोन आपको हाई देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वाटर और सोडियम का रिटेंशन होगा, तो आपको असाइटिस देखने को मिलेगा। समझ में आया? दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि डिक्रीज ADH हार्मोन्स। ठीक है, ADH हार्मोन जो होता है उन लोग क्या बोलते हैं आपका, एंटी डायरोटिक हार्मोन्स, एंटी डायरोटिक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो एंटी डायरोटिक जो हार्मोन्स होता है ये क्या काम करता है आपका, यूरिन के आउटपुट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इस कंडीशन देखो यहां पे क्या हो रहा है कि एल्डेस्ट जो रहेगा, एडीएच जो हार्मोन्स रहेगा, वो हार्मोन्स क्या है यहां पे, डिक्रीज है। तो सिंपल सी बात है, आपका यूरिन जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो पेशेंट को असाइटिस डेवलप नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर। क्यों होगा, लिवर अगर डिसऑर्डर होता है तो जो हमारा क्या रहेगा आपका, जो ऑन्कोटिक जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ऑन्कोटिक प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो ऑन्कोटिक जो डिपेंड करता है वो करता है हमारे प्लाज्मा प्रोटीन पे। प्लाज्मा प्रोटीन किस में डिपेंड करता है, ये प्लाज्मा प्रोटीन पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है, पर्टिकुलर की फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, असाइटिस होने के चांस सबसे ज्यादा होता है। और पोर्टल हाइपरटेंशन के अगर मैं आपको एक और बता दूं कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, इसके अंदर आपका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो यहां पे क्या होता है आपका अटेक्सिया। ठीक है, और अगर दूसरे की बात करें तो एसोफेजियल ब्लीडिंग, क्या होता है आपका एसोफेजियल ब्लीडिंग, ये आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा जो देखने को मिलता है कौन सा, आपका असाइटिस। ठीक है, ये सब देखने को मिल जाता है खासकर। देखो
ये होता है अटेक्सिया जो फ्लैपिंग ऑफ टेम्पल बोलते हैं आपका फ्लैपिंग फ्लैपिंग ट्रेमर्स के नाम से जानते हैं, जो हाथ जो बोलते हैं हाथ कांपना बोलते हैं, उसको टेक्सचर बोलते हैं। ये होता है आपका कब अमोनिया लेवल बढ़ने की वजह से, अमोनिया इंक्रीज होने के कारण आपको ये देखने को मिल जाता है। तो यहां का आंसर याद रखना क्या आएगा आपका, एडीएच हार्मोन्स कम बोलते हैं, एंटी डायबिटिक हार्मोन्स बोलते हैं। तो अगर एडीएच का हार्मोन्स कम होगा तो भैया यूरिन रुक नहीं पाएगा, क्या होगा, यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा तो एसाइटिस के चांस डेवलप नहीं होने वाले हैं। समझ में आया, ये ऑप्शन समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट, अ 46 ईयर ओल्ड a 46-year-old patient complain of flank pain and is scheduled for pelvic ultrasound USG. What instruction should the nursing officer provide patient before test? ठीक है, एक 46 ईयर ओल्ड कंप्लेन करिए फ्लैंक पेन एंड शेड्यूल हुआ कि उसको पेल्विक अल्ट्रासाउंड करना है। Which instruction should the nurses officer provide in the before test? टेस्ट से पहले आपको क्या इंस्ट्रक्शन देना रहेगा? पहला ऑप्शन बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन कि भैया आप क्या करोगे, ड्रिंक कॉफी बिफोर टेस्ट, कीप ब्लैडर फुल, अवॉइड कॉफी बिफोर टेस्ट, या रिमेनिंग एनपीओ ओवरनाइट। आप फुल नाइट उसको क्या करोगे, नील बाय पर ओरल रखने वाले हो। याद रखना, जब भी आप क्या करोगे, यूएसजी करोगे, अल्ट्रासाउंड करोगे, उस कंडीशन में क्या करना है आपका, ब्लैडर को क्या करना है आपको, फुल रखना रहेगा। क्या करना है आपको, ब्लैडर क्या रहेगा आपका, फुल रहेगा। रीजन क्या रहता है यहाँ पे, क्या रहेगा, प्रॉपर क्या रहेगा आपका, विजुअलाइज होगा इमेज, क्या होगा, प्रॉपर विजुअलाइजेशन आपको इमेज में देखने को मिलेगा आपका यूएसजी के इमेज के अंदर, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका ब्लैडर को फुल रखा जाता है। एज ए नर्स आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगा। समझ में आया, ठीक। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट विथ ओसीडी repeatedly wash hand, do best treatment approach imaging। तो पेशेंट अगर ओसीडी वाला है, रिपीटेड वॉश हैंड कर रहा है, तो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंकरेज बिहेवियर, ठीक है। दूसरा एक्सपोज एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, तीसरा इग्नोर बिहेवियर, चौथा सडेशन दे दोगे सामने वाले को। देखो ओसीडी जो होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑब्सेसिव का मतलब होता है थॉट, ठीक है, बार बार लगातार थॉट आना, ठीक है। और कंपनसेशन का मतलब होता है, ऑब्सेसिव कंपल्शन का मतलब होता है मूवमेंट, क्या करना, बार बार क्या करना है, एज अ मूवमेंट करना, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ओसीडी के नाम से जानते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। ऑब्सेशन में क्या होता है, पेशेंट के अंदर बार बार क्या होता है, इज साइकोलॉजिकल बोल सकते हैं, आपके माइंड में क्या होता है, कॉन्स्टेंटली क्या होता है, थॉट घूमते रहता है, तो वो क्या करता है, एक्ट बार बार क्या करता है, उस एक्ट को कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उसी एक्ट को क्या करता है, वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो इस कंडीशन के अंदर याद रखना, हम जो ट्रीटमेंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं, अगर हम बात करेंगे ट्रीटमेंट का, तो मैं यूज करते हैं इसके अंदर हमारा ईआरपी। ईआरपी का मतलब होता है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। क्या होता है आपका, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका, एज अ ट्रीटमेंट होता है। इसी को मैं क्या बोलता हूं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसको क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। याद रखना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, पर्टिकुलर कि बार बार एज अ ऑब्सेशन होता है,
थॉट आते हैं आप कॉन्शियस माइंड के अंदर, जिससे क्या होता है वो उसको मूवमेंट, उसको कंपल्सन मतलब क्या होता है मूवमेंट करना चालू कर देता है, उसी में क्या बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है आपका एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ठीक है, इसी में क्या बोलता हूं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के नाम से भी जानता हूं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन क्या रहेगा हमारा आपका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार्डियोटोकोग्राफी, अ कार्डियोटोकोग्राफी सीटीजी ट्रेसिंग शो sinusoidal pattern, what is the indicate? सिंसॉइडल जो पैटर्न्स जो होता है आपका, अगर आप सीटीजी कर रहे हो, वो डिनोट करता है फीटल एनीमिया को, ठीक है। ऑप्शन देखें, कॉर्ड कंप्रेशन, ठीक है, कॉर्ड कंप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल डी एसिलेशन, क्या होता है आपका वेरिएबल डी एसिलेशन के नाम से जानते हैं। फिटल हाइपोक्सिया अलग हो जाता है, ठीक है, और ये वेरिएबल दिया हुआ है एक आपका कंडीशन। तो यहां याद रखना जो सिनसॉइडल जो पैटर्न्स होते हैं वो हमको देखने मिलता है खासकर आपका फिटल एनीमिया के कंडीशन में आपको देखने को ये मिल जाता है। चलो नेक्स्ट, अ पेशेंट यूज निकोटिन गम, ask how to it's properly, how to take it properly, what should the nurse advise? एक पेशेंट है यूज करना चाह रहा है क्या आपका निकोटिन गम और पूछ रहा है तुमसे हाउ टू टेक प्रॉपरली, सो कैसे प्रॉपरली टेक करेंगे, कैसे इसको प्रॉपरली खाया जाएगा, नर्स क्या एडवाइस करेगी? तो नर्स एडवाइस करेगी क्या, च्यूइंग या चॉ रैपिडली एंड सॉलो इट्स, लगातार क्या करना है आपको चबाना है और उसको सॉलो करना है। दूसरा बोल रहा है कि सॉल्विंग सलाइवा इमीडिएटली फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। तीसरा बोल रहा है कि कीप बिटवीन चिक एंड गम अंटिल एब्जॉर्ब। और चौथा बोल रहा है यूज इट इज अ चॉ प्रक मेथड, चॉ इन प्रक मेथड। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, तो हमेशा याद रखना क्या रहेगा आपका कीप बिटवीन चिक एंड गम अंटिल एब्जॉर्ब, धीरे धीरे क्या करना है आपको च्यूइंग करना है, जिससे क्या होगा वो बेटर एब्जॉर्प्शन में जा सके, बेटर एब्जॉर्प्शन का हो सके। कभी भी चिंगम को रैपिडली हम क्या करेंगे सॉलो नहीं करेंगे, सॉलो करेंगे तो क्या मिलेगा आपको जीआईटी देखने मिलेगा, आपको जीआईटी आपका प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे आपको जब भी हम क्या करेंगे निकोटिन गम वाले चिंगम यूज करते हैं, आपको धीरे धीरे स्लोली क्या करना है आपको चबाना, और किससे क्या होगा आपका एज एब्जॉर्प्शन बेटर आपको देखने को मिलेगा। इस कंडीशन के अंदर आपका ऑप्शन सी आपको देखने को मिल जाएगा। वही दिया हुआ है कि अ पेशेंट इज प्रेस्क्राइब निकोटिन चिंगम फॉर स्मोक सिजेरियन स्मोकिंग एंड व्हाट शुड द नर्सेस टीच द पेशेंट अबाउट स्टेटिस्टिक्स। सेम भाई आपका च्यूइंग स्लोली क्या करना है आपको च्यूइंग स्लोली टिंगलिंग टेस्ट देन पाक बकल कैविटी बिटवीन गम एंड चिक, ठीक है, ये आपको ध्यान में इसको रखना है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक। अ पेशेंट विथ प्यूरल इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन हुआ है, अंडरगॉन गोस थोरैकोसिंथेसिस आफ्टर द प्रोसीजर unilateral breath sound are absent, unilateral breath sound are absent, the patient at risk
फॉर विच कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, एक पेशेंट है जिसको प्लूरल इन्फ्यूजन हुआ है, वो थोरैकोसिंथेसिस में जा रही है। आफ्टर प्रोसीजर होने के बाद यूनिलेटरल साउंड जो है वो एब्सेंट हो गया है। तो द पेशेंट रिस्क, तो पेशेंट को कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ये लंग्स है। ठीक है, अब लंग्स के अंदर क्या किया गया है आपका, थोरैकोसिंथेसिस किया गया है। जो प्यूरल फ्लूइड है वो लंग्स में क्या किया गया है आपका, भर गया है। तो उस कंडीशन में क्या कर रहे हो, यहां पे थोरैकोसिंटोसिस कर रहे हैं। यहां से क्या कर आप उसको निडिल इंसर्ट करके आप फ्लूइड को एज अ बाहर निकाल रहे हो जार के अंदर। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है आपको नीमोथोरेक्स। ठीक है, एयर क्या हो जाता है इस कंडीशन के अंदर, ये आपके प्यूरल कैविटी में एंटर हो जाता है और वो क्या करता है आपका, जिस एरिया में एंटर होगा उस एरिया में क्या होगा, ब्रीथ साउंड को क्या करता है, वो अपसेंट कर देता है, ब्रीथ साउंड वहां से स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट इसमें एक और याद रखें ना, थोरैकोसिंथेसिस जो होता है वो कहां, कौन से इंटरकॉस्टल स्पेस में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन अगर मैं तुमको दूं, सेकंड पे, 5 पे, 7 पे या 9 पे। तो नीमोथोरेक्स जो होता है वो कौन से इंटरकॉस्टल स्पेस पे किया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन आप कमेंट में दे देना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which national program by the Ministry of Health and Family Welfare provide 24-hour toll-free mental health हेल्पलाइन। तो याद रखना हम क्या यूज करते हैं, आपका टेली मानस जो रहता है, ये 24 आवर्स क्या होता है आपको एज अ मेंटल हेल्थ क्या रहता है आपका, जो सपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं टेली मानस का। याद रखना एज अ क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट विथ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर was complained of repeatedly washing until due to fear of contamination. What is a purity treatment, क्या होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा बताओ। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, मेक हिम इमेजिंग अदर डर्टी टचिंग डर्टी प्लेट, मेक हिम इमेजिन टचिंग डर्टी प्लेट, encourage resistance to the thought of plate cleaning, allow repeated wash to reduce anxiety। तो इस कंडीशन में आप कौन सा अप्रोच हम यहां पे यूज करोगे। याद रखना हम क्या करेंगे, उसको इंकरेज करेंगे किसके लिए, आपका प्लेट को क्लियर करने के लिए, क्लीन करने के लिए। क्यों, तो मैंने बताया था कि भैया एक हम यूज करते हैं कौन सा, आपका ट्रीटमेंट कौन सा यूज करते हैं यहां पे, आपका एक्सपोजर। ठीक है, कौन सा यूज किया जाता है, यहां पे हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, यहां पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं यहां पे एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन ट्रीटमेंट। क्या यूज करते हैं, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। ठीक है, यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे इसको यूज करके हम यहां पे इसको ट्रीट कर सकते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट यही आएगा इसका आंसर के अंदर। ठीक, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉलो क्लिनिकल इमेज। ठीक है, तो इस क्लिनिकल इमेज को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं पार्शियल हुंड डेविसेशन। तो हम क्या बोलेंगे, पार्शियल हुंड डेविसेशन बोलेंगे, या सेकंड बोलेंगे टोटल हुंड डेविसेशन बोलेंगे इसको। ठीक, या बोलेंगे हुंड एविसरेशन बोलेंगे, या हम बोलेंगे आपका इन्फेक्शन। तो यहां पे याद रखना, इसमें क्या बोलेंगे, पार्शियल हुंड डेविशंस के नाम से इस चीज को जानते हैं। हाँ, अगर ये क्या होता, सूचर यहां से कट के पूरे कंप्लीट तरीके से अगर ये हट जाता तो उसको मैं क्या बोलता, उसको बोलते हुंड एविसरेशन के नाम से जानते। यहां पे क्या ऑप्शन क्या रहेगा, आंसर है तुम्हारा कौन सा, इज अ राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर कि भैया ये वाला आंसर का राइट रहेगा कि ये पार्शियली क्या है आपका डेविशंस आपको देखने को मिल गया है। ठीक,
चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ पेशेंट इज ऑन कंटिन्यू पॉजिटिव प्रेशर एयरवे थेरेपी but expiration valve is not functioning properly. What will this lead? एक पेशेंट है जिसको कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर चल रहा है, थेरेपी में है, लेकिन एक्सपिरेटरी जो वॉल है, जो एयर को बाहर निकालने वाला वॉल है, वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, या हो सकता है सामने वाले को O2 रिटेंशन होगा, या सामने वाले को हाइपर वेंटिलेशन होगा, या O2 एक्सपिरेशन होगा, या हाइपोक्सिया होगा। तो याद रखना, देखो एक्सपिरेटरी अगर वॉल जो है अगर वो क्या कर रहा है, ऐसा प्रॉपर अगर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? CO2 क्या होगा आपका? रिटेंशन आपको देखने को मिलेगा CO2 का। उसी को मैं क्या बोलूंगा? एज अ हाइपर कैपनिया। क्या उसे बोलूंगा? हाइपर, क्या बोलते हैं? हाइपर कैपनिया के नाम से इसको जानते हैं। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा? CO2 रिटेंशन अपने को देखने को मिलेगा इस कंडीशन के अंदर। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, डैमेज टू द 8 cranial nerve is known as adverse effect of which anti-tuberculosis drugs? 8 cranial nerve की अगर बात करेंगे तो वो क्या होता है? वो क्या कॉज करता है? वो कॉज करता है डिफनेस। ठीक है, क्या कॉज करेगा? वो डिफनेस कॉज करता है। डिफनेस कॉज करने का मोस्ट कॉमन जो ड्रग है एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग, वो कौन सा होता है आपका? स्ट्रेप्टोमाइसिन। यही क्या होता है? इज इंजेक्टेबल ड्रग होता है, टेबल ड्रग। ठीक है, और ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होते भी ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और ड्रग का, आइसोनियाजेड। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? ये क्या कॉज करता है? पेरीफेरल न्यूराइटिस। पेरीफेरल न्यूराइटिस क्या कॉज करता है? न्यूराइटिस कॉज करता है ये। ठीक है, इसका जो साइड इफेक्ट होता है ये कॉज क्या करता है आपका? यूरिन कलर डिस्कलरेशन। यूरिन कलर डिस्कलरेशन। ठीक है, यूरिन कलर को चेंज कर देता है। इथाम्बुटाल ये क्या करता है? ऑप्टिक न्यूराइटिस। ये क्या कॉज करता है? ऑप्टिक न्यूराइटिस क्या कॉज करता है? ये ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करता है। तो याद रखना, अगर हम बात करेंगे जो 8 क्रेनियल नर्व होता है वो क्या करता है? डिफनेस कॉज करता है, वो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा ड्रग कॉज करता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉज करता है। आइसोनियाजेड जो होता है वो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? पेरीफेरल न्यूराइटिस होता है, ध्यान रखना। और इसका अगर हम बात करें क्यों होता है? विटामिन B6 की कमी से। क्या कमी से? B6 डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है? ये ऑप्टिक न्यूराइटिस आपको आपका पेरीफेरल नर्व देखने को मिल जाता है। रिफॉर्मेशन क्या कॉज करता है आपका? ये यूरिन कलर डिस्क्लेट करता है। ये याद रखिएगा, ये मोस्ट हिपैटोटॉक्सिक ड्रग होता है। इज मोस्ट हिपैटोटॉक्सिक ड्रग क्या होता है? ये मोस्ट हिपैटोटॉक्सिक ड्रग होता है। इथाम्बुटाल क्या कॉज करता है? ये ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करता है। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं आपका ये ब्लाइंडनेस कॉज करता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्यूबरक्लोसिस का, जो आपको हर एग्जाम के अंदर ऐसा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। लर्निंग पसंद आ रही है? अभी हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, नर्सिंग एग्जाम्स की हर अब सबसे पहले पाइए। आपको अगला टॉपिक किस पर चाहिए? बेल आइकन प्रेसिंग करना ना भूले पे।